रिसेंटली मैंने एक ट्रिप कंप्लीट किया है नेपाल का, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कैसे हम जा सकते हैं, क्या-क्या रूट्स हम प्लान कर सकते हैं वहाँ जाने के लिए। बाकी अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि रह जाती है, तो आप वो चीज़ मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर मुझे पता होगा उसके बारे में, तो मैं आप लोगों को उसके बारे में बता पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। प्लान बनाने से पहले मैं आप सब लोगों को यही बताना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले आपको कैसे ये ट्रिप कंप्लीट करना है, वो आपको देखना पड़ेगा। बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आप जा सकते हैं बाय रोड, जा सकते हैं बाय बस, जा सकते हैं। बाय रोड से मेरा मतलब है कि आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, आप अपनी आप बस से जा सकते हैं, आप बाय ट्रेन भी जा सकते हैं। ऑफ कोर्स नेपाल बॉर्डर तक आप ट्रेन से जा सकते हैं। उसके बाद नेपाल में ट्रेन कनेक्टिविटी नहीं है, तो आपको बाय रोड ही जाना पड़ेगा। तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास, और जो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं वो है फ़्लाइट का ऑप्शन। बट अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप बाय रोड जाएं, ताकि आपको नेपाल की जो ब्यूटी है एक्चुअल, वो आप अच्छे से देख पाएँ। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। तो रूट जो है वो क्या होगा, जो सबसे पहला रूट है वो है दिल्ली से आप जा सकते हैं गोरखपुर, और गोरखपुर से आप जा सकते हैं सनोली बॉर्डर होते हुए, जो कि मोस्टली जो हमारा जितना भी लेन देन होता है, जितने भी ट्रक्स जाते हैं, गाड़ियाँ जाती हैं, वो गोरखपुर के रास्ते ही जाती हैं। और दिल्ली से बात करें तो सबसे जो पास में बॉर्डर है, जो कि मेन मेन बॉर्डर जिसको बोलेंगे, वो सनोली बॉर्डर ही पड़ता है। और वैसे एक बॉर्डर की मैं और आपसे इस वीडियो में बात करना चाहूँगा, वो है मैंने जो फर्स्ट नेपाल जो मैंने ट्रिप किया था, वो आपको बताना चाहता हूँ कि वो मैंने किया था धारचूला में। वो वहाँ से आप अपनी गाड़ी नहीं लेके जा सकते, बट बाय फुट आप नेपाल एंटर कर सकते हैं और वहाँ थोड़ा बहुत घूम सकते हैं। उसके बाद जो मेन बॉर्डर है वो अपना गोरखपुर में ही है। गोरखपुर से 80 किलोमीटर के आसपास है। तो आप अगर चाहते हैं गोरखपुर तक बाय ट्रेन में आ सकते हैं, और उसके बाद बाय रोड आप सनोली बॉर्डर पहुंच सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है आप दिल्ली से रक्सौल, आप सीधी आप ट्रेन ले सकते हैं, और रक्सौल उतर करके भी आप बीरगंज होते हुए नेपाल में एंट्री कर सकते हैं। और आई थिंक वो सबसे नज़दीक रहेगा काठमांडू। अगर आप काठमांडू आना चाहते हैं, तो सबसे नज़दीक बॉर्डर जो है वो बीरगंज का ही पड़ता है। तो वहाँ से फिर आप लगभग 150 किलोमीटर के आसपास आप काठमांडू है। बट अगर आप देखें तो ओवरनाइट आपकी जर्नी रहती है। अगर नाइट में आप स्टार्ट करते हैं, दिन में आप टैक्सीज वगैरह भी ले सकते हैं वहाँ पर, जो कि शेयर टैक्सी वगैरह है। और उसके बाद जो मैंने जो रूट लिया था, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो मैंने रूट लिया था, वो मैंने लिया था दिल्ली से, और दरभंगा तक मैंने बाय रोड बाय बस से किया था। बट आप ट्रेन से कर सकते हैं। मैं बस से कर रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया था, बट मेरे पास टाइम नहीं था, तो लास्ट मोमेंट पे मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और उस टाइम विवाह पंचमी मुझे एक्सपीरियंस करना था, जिस वजह से मैंने बाय रोड बाय बस से जाना डिसाइड किया। बट आपको मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि वो बसेस जो हैं उसमें आपको बहुत परेशानियाँ होती हैं, टाइम जो बहुत ज़्यादा लग जाता है। और फिर आप जब दरभंगा पहुँचते हैं, फिर उसके बाद आपको चेंज करना पड़ता है, जैसे मैंने किया। दरभंगा से मैं जयनगर गया, और जयनगर भी लगभग 2 से ढाई घंटा लग जाता है दरभंगा से। और उसके बाद जयनगर से फिर हम बॉर्डर तक के लिए 30 किलोमीटर हमने किया, जो कि जनकपुर धाम जो बॉर्डर पड़ता है, वो हमने किया। फिर उसके बाद रिक्शा से गए। तो बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला रूट है वो। बट अगर आप जनकपुर से करना चाहते हैं, दिल्ली से जनकपुर आप देख जाना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको वही बॉर्डर सबसे नज़दीक पड़ेगा। तो जयनगर आप बाय ट्रेन जाइए, जयनगर तक ट्रेन जाती है। और उसके बाद आपको जो एक और चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, कि जयनगर से आप नेपाल में एंट्री कर सकते हैं बाय ट्रेन, जो कि रिसेंटली स्टार्ट हुई है कुछ टाइम पहले ही। और वो आप वो भी कर सकते हैं, बट वो आप सिर्फ जनकपुर तक कर सकते हैं। उसके बाद आपको बाय रोड ही आगे जाना पड़ेगा। तो जनकपुर तक आप जा सकते हैं बाय ट्रेन से। और उसके बाद आगे जो मैंने किया, मैंने जनकपुर से फिर काठमांडू में गया, जो कि लगभग 6 से 7 घंटे की ड्राइव होती है, जो कि रूट है। और बाय बस जाते हैं तो ओवरनाइट जर्नी है वहाँ से भी। और इसमें जो मेरे को सबसे बेस्ट जो अभी जो नेपाल में मैंने जो सबसे बेस्ट रोड देखा, वो जनकपुर से लेकर के और काठमांडू तक है, जो कि बहुत ही सीनिक रूट है। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो उस रूट को एक बार एक्सपीरियंस जरूर करें। बहुत ही अच्छा रूट है वो। और रोड जो है वो सबसे अच्छी रोड जो मैंने नेपाल में देखी, वो वहीं पे थी।
तो ये आप रूट ले सकते हैं। और अगर आप जनकपुर नहीं जाना चाहते हैं, सिर्फ आपने अगर जो मेन जो पॉइंट्स हैं नेपाल में, जैसे कि आप काठमांडू एक्सप्लोर कर सकते हैं, पोखरा, जो कि मेन दो ये ऐसी जगह हैं जो कि आप अगर नेपाल जा रहे हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। और तो ये 3 रूट हैं, पहले से आपको रूट डिसाइड करना है कि आप कौन से रूट से जाना चाहते हैं, और आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होने वाला है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डिसाइड करने के बाद आपने रूट डिसाइड करना है कि आपने कौन से रूट से जाना है। तो अगर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से गोरखपुर, और गोरखपुर से आप सनोली बॉर्डर होते जाइए, क्योंकि वो जो रूट है सनोली बॉर्डर तक वो बहुत अच्छा है, और आप नेपाल में भी एंटर करते हैं उसके बाद भी कुछ किलोमीटर तक अच्छा रोड है। अगर आप ये रूट डिसाइड करते हैं तो उसके बाद आपको वहाँ से वैसे नियरेस्ट जो वहाँ अगर आप सनोली बॉर्डर्स देखें तो पोखरा नियरेस्ट पड़ता है, बट आप अगर आप काठमांडू जाना चाहते हैं तो वहाँ से काठमांडू भी आप जा सकते। सो आप ये रूट जो हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं। सो और मैं टाइम की अगर बात करूँ तो इस पूरे प्लान में आपको लगभग 6 से 7 दिन आपके पास होने चाहिए नेपाल को एक्सप्लोर करने के लिए। मिनिमम की बात करूँगा मैं, मिनिमम आपको 6 से 7 दिन होने चाहिए। अगर आप अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मिनिमम 10 दिन का आप ट्रिप बना के चलिए, जिसमें कि आप थोड़ा अच्छे से आप नेपाल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाय फ्लाइट अगर आप जाना चाहते हैं तो आप दिल्ली से डायरेक्ट काठमांडू के लिए आप फ़्लाइट ले सकते हैं, और उसमें आपका जो टाइम है वो थोड़ा आप कम में भी कर सकते हैं, 5 से 6 दिन में भी आप नेपाल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आप नेपाल में अगर इनर नेपाल की बात करें तो वहाँ पर भी आपको फ़्लाइट्स मिल जाती हैं। आप जैसे पोखरा से अगर काठमांडू जाना चाहते हैं तो आप फ़्लाइट ले सकते हैं, 2,500 से 3,000 रुपये की कॉस्ट आती है। जनकपुर से भी आप फ़्लाइट ले सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे जो छोटे छोटे डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं वो आपको नेपाल में मिल जाएंगे एक से दूसरी जगह जाने के लिए, क्योंकि जो रोड कनेक्टिविटी है वो नेपाल में अभी इतनी अच्छी है नहीं। जो रोड की कंडीशंस हैं वो बहुत ख़राब है। जैसे कि अगर आप मैं बात करूँ, हमने काठमांडू से और पोखरा की जो जर्नी की थी उसमें ओवरनाइट पूरा टाइम लगता है आपको, लगभग 10 से 11 घंटे लग जाते हैं, और रोड कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं। अगर आप अपनी गाड़ी से करेंगे तो आप को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप दिन में कीजिए, क्योंकि जो रोड है वो आप ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप कर भी रहे हैं तो आप दिन में कीजिए, और अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो आप दिल्ली, यहाँ से आप जाइए रक्सोल, रक्सोल से आप काठमांडू, काठमांडू से आप पोखरा, और पोखरा से आप फिर वापस सनोली बॉर्डर होते हुए गोरखपुर होते हुए दिल्ली आ सकते हैं। तो अगर आप इस टाइप से प्लान बनाएंगे तो आप आपका जो सर्किट पूरा कंप्लीट आप कर सकते हैं। एंड काठमांडू से जो कनेक्टिविटी पोखरा की बात करूँ तो आप अगर बाय रोड जा रहे हैं तो बहुत अच्छी है, नाइट सर्विस आप लीजिए, दिन में भी है, रात को भी आप जा सकते हैं। तो बहुत ही सर्विसेज हैं वहाँ पर, तो वो सब दिक्कत नहीं है वहाँ पर। और जो बसेस हैं वो उनकी सर्विस बहुत अच्छी हैं, और जो टैक्सीज वगैरह है वो भी आपको मिल जाएंगी। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि मैंने आपको जो रूट प्लान से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी वो सफिशिएंट होगी आप लोगों के लिए। और भी कुछ आप अगर जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, ट्रैवल मोर, ड्रीम मोर एंड फाइंड।